और मैं एबटाबाद से हूँ। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की वीडियो यूट्यूब पर देखी थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई थी। आजकल के हमारे माशरे में जितनी अहमियत लड़कों की है उतनी अहमियत लड़कियों की भी है। थैंक यू। मेरा नाम कैरोलिना सजाद है और मैं एबटाबाद से हूँ। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का एपिसोड वुमेन इन बिज़नेस देखा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जिस तरह हमारे मेल्स जो हैं वो बिज़नेस कर सकते हैं, उसी तरह से हमारी फ़ीमेल्स जो हैं, हमारी जो वुमेंस हैं वो भी बिज़नेस कर सकती हैं। वो भी उसी तरह से आगे बढ़ सकती हैं, वो भी उसी तरह से स्ट्रगल कर सकती हैं जिस तरह से हमारे मेल्स करते हैं। तो मुझे सब कुछ सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम तानिया जेम्स है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मैंने और मेरे दोस्त ने शो की एक एपिसोड देखी और वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें औरतों के को रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके मसाइल और उनका हल पर बात की गई है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी इस शो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि औरतें जो वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम यारुशा सुहेल है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। बेसिकली मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक भेजा था और वो एक सीज़न था जिसका नाम है सखी सहेली, और मैंने वो देखा है और मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला है। और मैं चाहती हूँ कि उसके और भी एपिसोड सीजन्स आएँ ताकि मैं और भी सीख सकूँ और बाकी वुमेन्स भी सीख सकें, क्योंकि हमें औरत को इक्वली राइट्स देने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से जी सके। और क्योंकि कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी वुमेन ही एक अच्छी पढ़ी लिखी नस्ल को जन्म देती है। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। सखी सहेली शो के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनको उनके मसाइल के बारे में आगाही दे सकें। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं मेरी सखियों से। जी नादिया, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं उस्मा? मैं भी ठीक हूँ। जी शीबा, कैसी हैं आप? हाय उस्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, आज हमारी सखी शीबा ने हमें जॉइन किया है ताकि हम ख़वातीन के प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मसाइल के ऊपर बातचीत कर सकें। तो आइए जानते हैं अपनी सखियों की राय। जी शीबा, अगर जैसे आपको पता है कि हमारे ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पर जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो है उनका माँ बनना। तो इस प्रोसीजर के अंदर जैसे प्री नेटल केयर है या पोस्ट नेटल केयर है, ये बेसिकली होती क्या है और इसमें क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में कुछ हम हमारी ख़वातीन को बताएँ। उस्मा, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने बड़े अच्छे मौज़ू पे बात की है और मोस्टली ये टॉपिक अक्सर ही इग्नोर हो जाता है और लोग इस पे इतना ज़्यादा इस मामले को सीरियस नहीं लेते। प्रीनेटल केयर में कि जो औरत जब माँ बनती है, उससे पहले की जो केयर है, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, उससे पहले की जो केयर है, उसको हम प्रीनेटल कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हर उस औरत के लिए जो इस प्रोसेस में होती है, जब उसको माँ बनना होता है। अच्छा, इसमें एक मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कि हेल्दी अगर गर्ल होगी, हेल्दी गर्ल होगी तो हेल्दी बेबी होगी। इसमें क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक हेल्दी गर्ल के लिए, फिर आगे जाके एक हेल्दी बेबीज़ पैदा करने में? हेल्दी मदर यही है कि उसको एक तो जब वो माँ बनती है, बल्कि सिर्फ यही टाइम नहीं कि जो वो कंसीव कर लिया, थ्रू आउट, मतलब जैसे वो आफ्टर मैरिज है, उसको केयर की ज़रूरत है हर तरह की, इमोशनली और हेल्थ की बहुत इम्पॉर्टेंट इधर बात है कि जब औरत माँ बनती है तो उसको जो है जो डॉक्टर के पास उसके विजिट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उसकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि जैसे ही वो माँ बनती है और उसकी खाने पीने का जो वो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है, क्योंकि उसको बार बार भूख लग रही है, क्योंकि वो बेबी की रिक्वायरमेंट है और बेबी ने जो भी खाना है, जो भी बेबी को फूड लगता है एक तरह का, जो हमारी सोसाइटी में कहते हैं, तो वो मदर के थ्रू ही जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो वो ये है कि मदर की डाइट अच्छी होगी तो बेबी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक बड़ी कॉमन सी टैबलेट है फॉलिक एसिड। ये बहुत ज़रूरी है हर उस औरत के लिए जो इस प्रोसेस में है। और ये जैसे ही राइट आफ्टर मैरिज मोस्टली डॉक्टर या आजकल लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं टैबलेट, और ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की ब्रेन और स्पाइन के लिए। तो ये तो मस्ट खानी है गोली फॉलिक एसिड, और बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत कॉमन है, बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में, मेडिकल स्टोर्स पे। और ये एटलीस्ट 12 हफ्तों तक तो देनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें ये कि बेबी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो राइज नहीं होती।
नादिया, इसके साथ-साथ मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगी कि माँ और बच्चे की सेहत के मुतालिक गवर्नमेंट के क्या इक़दामात हैं? जी, गवर्नमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा कीन है। इवन कि आपको पता है स्वीडा के साथ हमने वो सारे किए हुए ट्रीटीज़ साइन किए हुए हैं कि माँ और बच्चे की हेल्थ के ऊपर प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, कानून साज़ी की जाएगी। इसमें जो एक्ट है द रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हुँ, हुँ। अथॉरिटी भी है, उसके ऊपर एक्ट बना हुआ और अथॉरिटी और ऑलरेडी काम भी कर रही है। हुँ, हुँ। इवन के ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि लाजम किया जाए कि माँ जो है बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है 1 से 1.5 साल के लिए, तो उसके अंदर इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है बानिस्बत वो बच्चा जो कि आर्टिफिशियल दूध के ऊपर पला होता है, यानी जानवरों के दूध पे पला होता है माँ के बजाय। तो ये अच्छा। ज़रूरी है। और इवन के प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रॉपर हुँ, न्यूट्रिशन हुँ। को देखा जाता है। इवन के WHO ने हमारे साथ प्रोजेक्ट किए हुए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, और उसके ऊपर चाहे वो हेल्थ केयर कमीशन भी बनाया गया कि वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इदारों में जाके हॉस्पिटल्स में या नर्सरीज़ में या देही मराकज़ के अंदर ट्रेनिंग्स भी दें राइट, और मदर और बच्चे की जो हेल्थ है इसको इंश्योर करें। क्योंकि राइट। पाकिस्तान के अंदर ड्यूरिंग अ चाइल्ड बर्थ बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से चलती हैं, माँ और बच्चे की डेथ हो जाती है। इवन कि औरत राइट। को पता ही नहीं होता, उसको गाइड नहीं किया जाता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कैसी कैसी वो फेजेस से प्रॉब्लम्स हो गुजर सकती रही हैं, हैं या प्रॉब्लम हो हुँ, सकती हैं। हुँ। और जैसे अभी बता रही थी शीबा कि 12 हफ्तों तक, क्योंकि 12 हुँ, हफ्तों के अंदर अंदर बच्चे ने पूरा डेवलप होना है, उसके बाद हुँ। उसकी ग्रोथ होती है। राइट। अच्छा, शीबा भी इसमें काफ़ी हम्म, पॉइंट्स ऐड कर सकती है, लाइक जैसे मदर फीड के बारे में कि क्या हम्म, बेनिफिट्स हो रहे होते हैं बच्चे को और कितना ज़रूरी है इसमें। मदर फीड जो है वो ऑलरेडी नादिया बता चुकी हैं कि मतलब ये बहुत ज़रूरी है और ये एक नेचुरल है और ये खुदा ने एक जो है ना मदर के अंदर ये पूरी एक रख दी है, मुकम्मल कर दिया उसको, और बेबी जो दुनिया में आया है और उसके लिए ऑलरेडी एक फूड का अरेंज है और ये एवरी टाइम जब तक बेबी मदर फीड पे अवेलेबल है, मतलब इसमें आपकी कॉस्ट का कोई नहीं आपको कि महंगा है आपको बाय करना पड़ेगा, अवेलेबल है। दूसरा ये कि वाकई एंटीबॉडीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं हम्म, और वो बच्चे के लिए और मदर दोनों के लिए, इवन मदर की अपनी हेल्थ बहुत मेंटेन रहती है इसके साथ। लेकिन वही अगेन कि जब मदर मदर फीड पे है, बेबी मदर फीड पे है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो मदर की न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें ये कि जो तो हमारे साउंड फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, वो लोग अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को लोग केयर करते हुँ, हैं। लेकिन हुँ, जैसे हुँ। लोग अफोर्डिंग नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं राइट। करते, तो उसमें ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं कर सकती, हमारी एक टीचर थी वो हमें गाइड करती थी कि आप जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें ये कि जो भी घर में बना है उसका डबल टाइम आप खा लो खाना, मतलब आप राइट। जो भी वेजिटेबल है या जो भी दाल है उसको वो थोड़ा उसको कर लें या मतलब दूध। नेचुरल चीज़ों हाँ, में नेचुरल चीज़, ऑलरेडी हाँ। ही इतनी न्यूट्रिशन ऑलरेडी मौजूद है, जो वो रूटीन की चीज़ें हैं वही खाएँ। और राइट। अगेन मैं जी, जी। नादिया की बात को हुँ, ऐड करने से ये जो मदर और चाइल्ड की हेल्थ है, ये जो डेथ रेट है ये बहुत ज़्यादा थे। लेकिन नादिया अभी जो रिसेंट है मैंने देखा है कि मैं डिक्रीज है। कम हुए हैं ये, हम्म, इसमें बेबीज की डेथ रेट बहुत कम हुई है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा नहीं हम्म, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब इसमें ये कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जो अवेयरनेस हमारे, देने हाँ के जी, बाद जो कहीं एलएचवीज़ के हाँ, कंट्रीब्यूशन है इसके एलएचवीज़ हैं, अंदर। मिडवाइफ्स हैं, हुँ, उनके थ्रू ये डोर टू डोर जो विजिट करते हैं लेडी उससे हेल्थ काफ़ी वर्कर। जो है, एजुकेट हाँ किया गया है जी, सोसाइटी लोगों और को कम्युनिटी को। एजुकेट किया गया इस बारे में। राइट। इवन एक और भी बेनिफिट है हुँ, ब्रेस्ट फीडिंग का। हुँ, हुँ। हम देखते हैं एक्ट्रेसेस जा रही हैं जिम के अंदर, राइट, एक राइट। सबसे मेन इशू होता है प्रेगनेंसी के बाद वेट जो गेन हो गया होता है वो लूज करने का। हम एक्ट्रेसेस को से इंस्पायर होकर जिम चले जाते हैं, अगर मदर वही फीड खुद करवाएगी ना तो हुँ, उसके फैट उसी तरह ही खत्म हो जाएंगे वो वाले। एक चीज़ मैं ऐड ऑलराइट, करना चाहूँगी। ऑलराइट। अब जैसे हमारी जॉबियन मदर्स हैं, जैसे हुँ, मैं खुद जॉब करती हूँ और मेरी कलीग्स हैं, तो हुँ, हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं जो भी जॉबियन मदर, ईबीएम हम कहते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को। हम्म, मतलब अगर वो जॉब पे जा रही हैं, वो अपनी फीड को एक्सप्रेस करके फीडर में रखें, तो उनकी एब्सेंस में बेबी वो फीड कर लेता है। मतलब राइट। वो ये कि मदर फीड भी यानी ज़ाया नहीं इसके हो रहा। सॉल्यूशंस हाँ, इसके हैं। सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ, राइट। अब अच्छा, हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है। आई थिंक इन बिटवीन हमारा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि आवाम की राय को ले लिया जाए, क्या ख्याल है? जी जी नादिया शीबा बिल्कुल हमारा एक बिल्कुल। सेगमेंट है,
शीबा चूँकि नहीं है अभी प्रोग्राम में, तो हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आवाम की राय लेते हैं, हम आवाम कितना जानती है, आवाम को कितनी अवेयरनेस है इन इश्यूज़ के बारे में। तो लें जी, नादिया बिल्कुल। आवाम की राय। तो आइए नाज़रीन लेते हैं आवाम की राय कि आवाम इस बारे में कितना जानती है कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर बेसिकली क्या है। आइए देखते हैं आवाम की राय। अच्छा, एक मेजर इशू ये है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि हम प्री नेटल और पोस्ट नेटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्री नेटल पे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत फिर भी फोकस है। वो एक क्लास ऐसी है जो कि शायद इतना बॉदर नहीं करते। यूजुअली रूटीन चेकअप्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट के, और उनके लिए ज़रा थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। फाइनेंशियल भी माइट बी, इकोनॉमी ज़ाहिर है इन्फ्लेशन की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे होते हैं कि वो एक पर्टिकुलरली डील नहीं कर पाती हैं। लेकिन फिर भी प्री नेटल को तो हम फिर फोकस कर लेते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है आपका, उसके बाद पोस्ट नेटल को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि प्री नेटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट नेटल टाइम पीरियड होता है। उसमें बेबी पे तो शायद फोकस हो जाता है, लेकिन उस फीमेल को इग्नोर कर दिया जाता है। और वो उस वक्त, जैसे मैंने पहले भी बात की है, कि वो फिज़िकल रिकवरी के फेज़ में होती है और इमोशनली उसमें ट्रॉमा में होती है। उस फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ को अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो और कौन करेगा। उसमें एक फैमिली मेजर रोल प्ले कर सकती है, और उस पोस्ट नेटल टाइम पीरियड को इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। During pregnancies, women are very curious and very in very tension. Basically, they feel very anxiety, so much stress about the childbirth. और यूजुअली हमारे यहाँ बेसिकली 2 क्लासेस हैं, जो अगर हम बात करें, अगर बहुत ही मैं ग्राउंड लेवल पर, बहुत कोर लेवल पर बात करूँ, तो हमारे यहाँ 2 क्लासेस हैं। एक वो क्लास है जो प्री नेटल हेल्थ को या पोस्ट नेटल हेल्थ को बहुत केयरफुली देखती है, और एक वो क्लास है जो इसको कोई मसला समझती ही नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ कुछ वो लोग भी हैं जो प्री नेटल यानी प्रेगनेंसीज के टाइमिंग में जॉब्स कर रही हैं, काम कर रही हैं, और इवन हमारा जो मतलब कि माइनर लेवल के काम भी कर, और दे डोंट इवन केयर अबाउट दिस कि ख़वातीन अगर चाइल्ड बर्थ के दौरानिए में हैं, प्रेगनेंसीज के टेन्योर में हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं। एंड देन अगर हम पोस्ट नेटल हेल्थ की बात करें, तो वो तो दे डोंट इवन केयर अबाउट द वुमेन्स हेल्थ। उस टाइम पे माँ की केयर जितनी ज़रूरी है, वही बच्चे की सेहत पर असर डाल रही होती है। तो प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर इस तरह की कैंपेन्स रन की जाएँ और लोगों को अवेयर किया जाए। बच्चे की पैदाइश एक बहुत ही खूबसूरत इस कायनात का रंग है। बच्चे की पैदाइश के साथ आपके घर में और आपके रिलेशनशिप्स में आने वाली खूबसूरतियाँ और बढ़ने वाली मोहब्बत, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जो आपको इस कायनात को इतनी बड़ी जो निज़ाम चल रहा है, और इस कायनात ने जिसको उसका ज़रिया चुना बच्चे की पैदाइश के लिए, और वो औरत जो आपको इस खुशी से दो चार कर रही है, आप उसको इसका क्या खराज दे रहे हैं। एक बच्चे की पैदाइश से पहले कुछ लोग जिनको समझ है वो तो फिर भी उसकी खुराक का ध्यान रख लेते हैं कि फ्रूट और नट्स कितने ज़रूरी होते हैं। बट आफ्टर पोस्ट जो नेटल आपकी हेल्थ है, उसके बाद एक खातून को यहाँ पे सिर्फ इतना ही इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम एक बच्चे की पैदाइश के लिए हो, उसके रिप्रोडक्टिव राइट से उसको बिल्कुल जो है ना बेखबर रखा जाता है कि तुमने 3 से 4 बच्चे पैदा करने हैं। जब वो प्रेगनेंसी के फेज़ में होती है 9 महीने, तो हम उसका ख्याल समहाउ रख ही लेते हैं, लेकिन वो भी जिनको समझ है। वरना तो आपको यहाँ पे हमारे माशरती सतह के ऊपर जो हमारे घरेलू मज़ालिम हैं, अभी बहुत सारी हमने ऐसे किस्से देखे जिसमें हामला ख़वातीन को भी कत्ल कर दिया गया। हम तो उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चले फिर भी कहीं न कहीं इस चीज़ को हम ख़्याल कर ही लेते हैं कि जो आपकी प्री नेटल हेल्थ है और उसके बाद पोस्ट नेटल हेल्थ के अंदर हमने ब्रिज कैसे कायम करना है। प्री नेटल हेल्थ पे ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप एक खुराक, और उसकी खुराक के साथ-साथ उसके साथ हार्श बोलना भी, एक खातून के साथ आप ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। आपको डायरेक्ट वो मेंटली उसकी ज़हनी सेहत को ख़राब करता है। जब औरत की ज़हनी सेहत ख़राब होगी तो उसके बच्चे के ऊपर वो उसका असर जाता है। उसके साथ साथ आपको ये पता है, बैनुल अक़वामी
अच्छे तरक्की याफ्ता माशरों में जब किसी खातून के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसको जो है ना वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इस तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी हो। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, घरेलू तशद्दुद और ज़हनी दबाव की शिकार औरतें एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा पैदा करती हैं और फिर जब उससे मतलब पूरा हो जाता है बच्चा पैदा होने का तो उसके बाद उसे कहते हैं कि तुमने कोई अनोखा काम तो नहीं किया, बच्चा ही तो पैदा किया है। हालांकि पोस्ट नेटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ही आपके देखिए सेहतमंद माँ होगी तो सेहतमंद बच्चा होगा, वरना आप ज़हनी दबाव के शिकार वाला बच्चा इसी तरह वो ज़हनी नशोनुमा पाएगा और वो माशरे के लिए एक अच्छा सूदमंद फ़र्द साबित नहीं हो सकेगा। जी शीबा, आपने अवाम की राय सुनी, नादिया आपने भी सुनी है, तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है शीबा का पहले कमेंट ले लेते हैं। जैसा कि लोगों ने कहा कि पहले जो है बच्चे की केयर पे ज़्यादा फोकस होता है, तो इसमें कोई शक नहीं, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि ज़्यादा ये कि जी ससुराल को ज़्यादा बेबी की खुशी होती है। लेकिन ये भी बड़ी चीज़ कॉमन है कि जब पता चलता है कि बेबी आने वाला है तो उनको उनकी मदर के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी हमारे कुछ लोगों में बड़ी कल्चरल है, फैक्टर्स लेकिन हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो फैमिली की है, जहाँ वो रह रही हैं, जहाँ वो एज अ वाइफ ऑन कर रही हैं जिस घर को, जिसकी बहू हैं जनरेशन है। जिनकी जनरेशन, ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर पूरी। तो नो डाउट जब वो अपनी मदर के घर जाएगी तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये कि दोनों फैमिलीज़ को चाहिए कि उनका ख्याल रखें जिस टाइम वो जिस भी घर में है। और मदर की जो है वो हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ये है कि ये एक ब्लेसिंग है और इसमें ये कि कई लड़कियां कहती हैं जी हमने कंसीव किया तो वो बिल्कुल ही नहीं कोई काम करती, बल्कि बल्कि अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए इन दिनों में। कुछ और मिसकंसेप्शंस भी हो कुछ जाती है ना, कुछ अगर मेडिकल केसेस ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं है। जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसमें फिर डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं कि ये आपने केयर करनी है इसे, अदरवाइज ये ब्लेसिंग है। और थ्रू आउट आप काम करें, एक्टिव रहें, और इससे ये होता है कि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहती है और बेबी की हेल्थ भी सही रहती है। बाकी ये जो डाइट है पोस्टनेटल वो जैसे लोगों ने बात की है कि हाँ बाद में नहीं इतना ख्याल रखा जाता। चलिए नादिया, हम आपका इस पे कमेंट ले लेते हैं कि जैसे एक खातून ने कहा कि बाद में नहीं इतनी केयर की जाती मदर की, सबका बेबी को ही होता है, फिर बेबी का ही होता है सबको, मतलब। देखिए अगर सेहतमंद माँ होगी ना तो बच्चे को संभाल सकेगी। अगर हम्म। वो बीमार बीमार रहेगी ना तो बच्चा निग्लेक्ट हो जाएगा, तो हम्म। बच्चा निग्लेक्ट होगा तो वो बीमार पड़ेगा। तो राइट। इसलिए ज़रूरी है माँ और बच्चे दोनों की हिफाजत की जाए। और अभी तो इस वक्त के साथ साथ हम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी नानियाँ दादियाँ जो थी वो पंजीरी वाली, जिसमें मतलब अच्छा हेल्दी अच्छा फूड। हेल्दी फूड देता था, जिसमें सारे तरीके के न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते थे, क्योंकि मदर को उस टाइम में फीड भी करवाना है और खुद रिकवर भी करना है। राइट। तो ये राइट। ज़रूरी है और गवर्नमेंट भी इसी तरह फोकस करती है कि आप देखिए आप देही मराकज़ के अंदर या बहबूद आबादी के मराकज़ के अंदर जाएं तो वो आपको प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं प्रॉपर टाइमिंग पे। और बात अभी वो कर रही थी शिबा कि एक्सपेंस की बात हो रही है, लीगली भी या तो सेपरेशन हो रही है या वाइफ क्या करती है या कोई डिस्प्यूट उठ जाए कि बच्चे की बर्थ के बाद के पैसे नहीं दिए, तो फीमेल केस कर सकती है मेंटेनेंस की मद में और डिलीवरी चार्जेस के लिए। तो वो ऑलरेडी ससुराल को, प्रैक्टिस में हस्बैंड को ससुराल का हस्बैंड काम को, नहीं, वो अच्छा अच्छा, हस, हस्बैंड की हाँ जिम्मेदारी है, जी, राइट। ठीक तो है। ये चीजें अवेलेबल अच्छा, है। आमतौर पे अभी ये देखें, आपने लॉ की बात की है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। जब कोई खातून बीमार होती है, बीमार नहीं मतलब अगर डिलीवरी प्रोसेस में होती है या इस तरह की ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो मोस्टली उसकी फैमिली को बर्डनाइज कर दिया जाता है इकोनॉमिकली। तो अगर उनको लॉज का पता हो तो वो तो मेरा ख्याल है कि फिर ये होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए लॉज के बारे में। होनी चाहिए। देखिए लेकिन यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज आ जाती ना कि यहाँ पे एशियन कल्चर है कि जी जाएगी लड़की अपनी बेटी के लिए 7वें किया है, महीने के बाद राइट। अपने वालदैन की तरफ हाँ। जाएगी और अदरवाइज नहीं जाएगी तो वो ताने मिलना शुरू हो जाएगा, लो तुम्हें तो संभालने वाला नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ काफी चेंज आ गया है कि लड़के अब कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरे ही घर में पलेगा और एग्जैक्टली। पैदा भी यहीं पे होगा क्योंकि हमारे सामने होगा। बिल्कुल, गुफ्तगू इसी तरफ चल पड़ी है कि इसमें बहुत सारे इशू भी एसोसिएटेड हो जाते हैं इन मामलात के साथ, जो कि ख़ास तौर पर फीमेल को फेस करने पड़ते हैं। तो हम ले लेते हैं अपनी सखी का एक ख़त यहाँ पे कि वो क्या लिखती हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हम अपनी सखियों के ख़त यहाँ पे पढ़ते हैं और उन्हें कोशिश करते हैं कि हल बताने की।
तो आइए देखते हैं हमारी ये सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं, मेरा ताल्लुक ओकाड़ा के एक गांव से है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। और एक अफसोसनाक कहानी के साथ आपको अपनी मदद की दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मेरी शादी को कुछ साल हो गए हैं और मैं उम्मीद से थी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे प्रीक्लैम्पसिया का सामना करना पड़ा, पर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते थे क्योंकि उनके और उनके ख़ानदान के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान औरत का घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं थे कि प्री एंड पोस्ट नेटल केयर के बारे में हदायत दें, जिसकी वजह से मेरे बेटे की प्रीमेच्योर बर्थ हुई और वो कुछ दिनों में हमें छोड़कर चला गया। दूसरी प्रेगनेंसी भी मैंने काफ़ी हद तक अपने घर में बंद होकर ही गुजारी, लेकिन इस दफ़ा खुदावंद के फजल से बेटी बिल्कुल सेहतमंद पैदा हुई। लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो गई, जिसके असरात अब भी मेरी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। मुझे ये लिखते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ माँओं और औरतों के लिए ऐसी तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मेरे पास कोई रहनुमाई या सहारा नहीं था जिससे मुझे इस मुश्किल वक्त में मदद मिलती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस बारे में कुछ सलाहकारी करें। मेरी उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे। आपकी सखी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त पे बात करें, आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था और आइए जानते हैं कि हमारी सखियाँ इस ख़त के बारे में क्या कहती हैं। शीबा की राय लेते हैं। जी शीबा। उसमें इस खत में उसने जिक्र किया प्रीक्लैम्पशिया। तो प्रीक्लैम्पशिया मैं आपको बताती चलूँ कि ये मदर जब एंटीनेटल क्यों ज़रूरी है, क्यों बार-बार इस पे हम फ़ोकस करें कि ये ज़रूरी, इसलिए कि जो मदर है जो उसकी इसमें हम मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी शुगर को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं मदर का, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन का ब्लड प्रेशर जो है वो हायर साइड पे हो जाता है लास्ट वाले मंथ्स में, और शुगर भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो प्रीक्लैम्पशिया है ये बीपी का ज़्यादा हो जाने से, जब उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसको मेडिसिन, अगर वो कह रही कि मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गई लास्ट मंथ्स में, तो अगर वो नहीं जाएगी तो उसको तो नहीं पता उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रीक्लैम्पशिया, और ये लीड टू डेथ है। मतलब अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये मदर की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अब ये कि उसकी डाइट को भी मेंटेन रखना है कि उसने क्या खाना है, इसलिए कि पोस्टनेटल केयर में जब माँ एक बच्चा पैदा कर लेती है उसके बाद की डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी नस्ल को बढ़ा रही है, उसके बाद में भी बच्चा पैदा करना है। तो इसमें ये कि एक तो वक्फा बहुत ज़रूरी है कि आपने कम से कम 2 साल का जो है इसमें गैप रखें, और जो है ये जो एंटीनेटल चेकअप है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है। और इसमें शुगर है, उसमें ब्लड यूरिन में एल्ब्यूमिन इंक्रीज हो जाता है जो इक्लैम्पशिया, और ये इक्लैम्पशिया सिर्फ ये ही नहीं कि डिलीवरी से पहले, अगर बीपी मेंटेन नहीं रहा थ्रू आउट डिलीवर करने के बाद भी बच्चे को, तो ये पोस्ट इक्लैम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसमें मदर को फिट्स होने शुरू हो जाते हैं और यानी इतना स्वेयर है। हाँ जी, ये बहुत स्वेयर हो जाता है। राइट। अच्छा, इस खत के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे लगता है कि फैमिली को केयर की बहुत ज़रूरत थी। ऑब्वियसली कि द लास्ट मंथ्स जो हैं प्रेगनेंसी के, उसमें तो ऑब्वियसली ख़ुद से केयर करना भी मुश्किल हो जाएगा ना, तो उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि फैमिली की भी नेग्लिजेंस है। इसके लिए क्या ऐसी होनी चाहिए चीज़ें जो फैमिली को पता होनी चाहिए कि लाइक करनी है, बिकॉज लाइबिलिटी भी है और ज़रूरी भी है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है
कि मेडिकली और लॉ भी परमिशन देता है कि अगर मदर की हेल्थ को बच्चे की बर्थ जो अफेक्ट कर रही है तो वो अबॉर्शन कर सकती है, वो किसी भी स्टेज पे जाके। अदरवाइज आपको भी पता है कि अबॉर्शन जो है हमारे मुल्क के अंदर मना है, लेकिन कंडीशन क्या है, तब परमिशन है जब माँ की हेल्थ को खतरा है। तो एक मुझे समझ नहीं आई कि वो फैमिली क्या कर रही है कि बार बार वो बच्चा उसका वो बता रही है मिसकैरेज हो रहा है, फिर उसको बच्चा पैदा करने पे लगा रहे हैं कि आप पहले ट्रीटमेंट तो कराएं कि वो एक बच्चा हेल्दी कैरी कर सके, क्योंकि बच्चा बार बार उसका वो अबॉर्शन हो रहा है, बच्चा गिर रहा है उसका हमल, तो इसका मतलब है कि जो खातून है वो भी साथ साथ कमजोर हो रही है और ज्यादा। बिल्कुल। तो इसके लिए पोस्ट नेटल के ऊपर ही जो कानून साजी है, मैंने मे बी पहले भी डिस्कस किया होगा कि माँ को मैटरनिटी लीव भी इसी वजह से दी जाती हैं कि वो बच्चे की अपनी केयर के लिए और बच्चे की केयर के लिए। राइट। फर्स्ट बेबी के लिए 180 डेज, सेकंड बेबी के लिए 120, थर्ड बेबी के लिए 90 डेज। फादर को भी परमिशन दी गई है कि पेरेंटल जो उसमें आती लीव्स के अंदर कि बाप भी जाके अपना किरदार अदा करे, क्योंकि माँ उस टाइम पे फिजिकल चेंजेस से भी गुजर रही है, इमोशनल चेंजेस से भी गुजर रही है, तो वो उसको ट्रॉमा में से वो जो गुजरी है एक पूरे प्रोसीजर में 9 मंथ उसने बच्चे को कैरी किया है, और बच्चा भी अभी बाहर आया है तो वो एनवायरनमेंट से अभी इतना यूज टू नहीं हुआ, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इवन कि सम टाइम ये होता है कि बच्चों की बॉडी अंदर से बच्चा पैदा हो गया प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती। अच्छा, थैंक यू नादिया। ये लॉस के बारे में ना मुझे हमने किसी लाइक जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात होती है तो इस तरह के आई थिंक लॉस की भी अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या बनेंगी अगर हम मैरिज करेंगे या पेरेंट्स बनेंगे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और इसीलिए जब भी शिबा मेरे साथ एग्री करेंगी, जब भी फीमेल कंसीव करती है तो चेकअप के लिए फोर्स किया जाता है कि मेल साथ में है, हस्बैंड आए। राइट। और ये बड़े अच्छा है ना, उन्हें पता हो ना कि लाइक क्या चल रहा है। शिबा, ये जो सखी हमारी हैं अब ये बहुत ज़्यादा उस साइड पे जा रही हैं, ये लाइक सैडनेस की तरफ या इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ, तो पोस्टनेटल केयर से रिलेटेड भी इनके हैं इश्यूज, तो आप क्या इनको सजेस्ट करेंगी? पहली बात तो ये कि ये अपने आप को बिजी करें किसी भी और एक्टिविटी में साथ, मतलब मेडिटेशन करें, म्यूज़िक सुनें, प्रेयर करें, जिस भी मतलब वो सोसाइटी में है, जिस भी कल्चर के साथ हैं, जिस भी रिलीजन के साथ हैं, अपना वो एक जो बाउंडिंग है खुदा के साथ उसको स्ट्रॉन्ग करें और खुश रहें, क्योंकि ये उसका बहुत इमोशंस का बहुत इफेक्ट होता है। खुश रहें क्योंकि शुक्रगुजारी भी तो की थैंक्स जा गिविंग सकती करें, है। और दूसरा ये कि बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें, जो बेबी के साथ टाइम स्पेंड करके इंसान का मूड बहुत चेंज हो जाता है। तो वो ये कि जो है उसमें लेकिन ये कि ये थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जब आपको अगेन वही कि सपोर्ट नहीं मिलती, तो उसमें ये कि फैमिली, ऑल फैमिली जो उनके साथ हैं वो सबके मतलब राइट्स हैं और सबके जो हैं ड्यूज हैं कि वो करें कि ये बार मतलब यही नहीं कि मदर पे टोटली बच्चे को छोड़ दें, भी यही संभाले, यही टेक केयर करे, तो एक्चुअली सबको मिलके करना पड़ता है। फैमिली एक यूनिट है और मतलब उसमें हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बेबीज हैं जो उसमें शामिल होते हैं, तो पूरी फैमिली एक पूरा यूनिट है, फिर मिलके ही तो एक फैमिली बनती है। तो सबका अपना अपना रोल है जो वो प्ले करते हैं। जब फैमिली में बेबी आता है या कोई माँ के ट्रांजिशनल उसमें चल रहा है पीरियड में, जब कोई माँ बनता है उसमें, तो खैर गुफ्तगू इंटरेस्टिंग ही है, अवेयरनेस बेस्ड भी है, और शिबा और नादिया बड़ा मज़ा आया बात करके, आपके प्रेशियस टाइम का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैं एक बाइबल मुक़द्दस का हवाला है कि औलाद खुदा की तरफ से नेमत है, और जब हम बात करते हैं कि खुदा से कि हमें औलाद चाहिए, और हम अपने बच्चों की शादी भी शायद इसीलिए करते हैं कि उसमें एक हमारा होता है कि हमारी नस्ल जो है वो आगे बढ़े, तो मेरा ख्याल है कि फैमिलीज़ को फिर पूरी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और माँओं को भी चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करें, बेटों की, और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि ओन करें अपनी बहुओं को भी, और अपनी फैमिली में जो नए बच्चे हैं जो आते हैं, बेबीज़ कई दफ़ा जेंडर की वजह से भी डिस्क्रिमिनेट हो जाता है कि बेटी है तो इतनी केयर नहीं करनी, बेटा है हमें तो बेटा चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलती रहती हैं। नाज़रीन,
मन तो चाह रहे हैं कि मज़ीद बात करें, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि लिमिटेड टाइम है, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी सखियों से भी, शीबा से भी और नादिया से भी इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी इंफॉर्मेटिव जो है गुफ्तगू आपने हमारे साथ की। मेरा ख़्याल है कि हमारी जो सखी हैं उन्होंने काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ होगा बात सुनकर। नाज़रीन, मैं आपसे भी चाहूँगी कि अगर आप कोई ख़त हमें लिखना चाहें, कोई बात हमसे पूछना चाहें, कोई किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहें, तो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम आपकी कोई मदद कर सकें या आपके इल्म में इजाफ़ा कर सकें। तब तक के लिए नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।